जब आपको ये न्यूज़ मिली कि अब आपको कारगिल के लिए मूव करना है, तो पहला थॉट क्या था कि वहाँ पे वॉर छिड़ गई है, तो पहला थॉट क्या तो आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको अपना 99 का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि यार जंग शुरू होगी और जंग में जाने का मौका नहीं मिला तो सोल्जर होने का कोई फायदा नहीं है। कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत सैनिक को, पर मेरे एकेडमी में मेरे रूममेट थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, तो मेरे भाई की तरह मतलब भाई मान लीजिए। तो ये सब जंग का एक हिस्सा है। जब आप बोफोर्स से फायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दुश्मन को तो आप खदेड़ ही रहे हैं, क्या साथ में ये भी डर रहता है कि ऊपर से चट्टानें गिर के भी आ सकती हैं लूज होके? इतनी फायरिंग की, जब हमने उसको देखा कि हमारी फायरिंग के बाद जो ऊपर का जो टॉप का जो फीचर्स के जो टॉप के शेप थे, वो शेप ही हमने जमीन के शेप बदल दिए। बट ड्यूरिंग वॉर क्या ऐसा कुछ होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट सा कुछ होता है, या फिर उनकी बॉडीज को हमने एक जो सैनिक को उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, डेड बॉडी को आदर देनी चाहिए, उस आदर के साथ हम लोगों ने अपने हाथों से उनको हाथ रखा। जो हमारे उस टाइम लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनसे हुक्म था कि आपको एलओसी क्रॉस नहीं करना। मेरे जैसे सैनिक उस टाइम यंग 23-24 साल के, हमारे अंदर तो उस टाइम ऐसा जोश था कि अब तो बस सीधा यहाँ से लाहौर ही पहुंच जाए। दोस्तों, द आयरॉनिक शो के कारगिल दिवस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जिस दिन भारत ने कारगिल वॉर में जीत अपनी पाई थी। ये एपिसोड एक ट्रिब्यूट है कारगिल वॉर हीरोज को, और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ चुके हैं कारगिल वॉर के वेटरन मेजर राकेश शर्मा। मेजर राकेश शर्मा शौर्य चक्र से सम्मानित एक आर्मी ऑफिसर हैं, जो कारगिल वॉर के दौरान बोफोर्स ग्रुप का हिस्सा थे। अगर आप सबको याद होगा, बोफोर्स ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भारत को जीत दिलाने के लिए कारगिल वॉर के दौरान। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस एपिसोड के बारे में। एक खूबसूरत कॉन्वर्सेशन, एक डीप कॉन्वर्सेशन, एक वॉर वेटरन के साथ, एक आर्मी वेटरन के साथ। एंजॉय कीजिए एपिसोड। जय हिंद, जय भारत। मेजर राकेश शर्मा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आप हमारे शो पे आए सर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एंड आपके जैसे एक वॉर वेटरन का होना हमारे शो पे, तो मेरे लिए आर्मी के एपिसोड्स हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग रहते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू द आर्मी एपिसोड्स ऑन माय पॉडकास्ट। सो इंडीड अभी तक हमने लगभग 7-8 हमने आर्मी, मतलब व्हेन आई से डिफेंस फोर्सेस, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हो गए हमारे, मार्कोस हो गए, नेवी के हो गए, उनके साथ हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं। एंड जब मेरी आपसे शुरू में भी बात हुई थी, मैं आपको बता रहा था कि दीज आर माई फेवरेट एपिसोड्स, क्योंकि इतनी स्टोरीज होती हैं आप लोगों के पास। देर आर सो मेनी स्टोरीज एंड सो मेनी मोटिवेटिंग स्टोरीज, क्योंकि जितना आप एक आर्मी के लेजेंड से आप सीख सकते हैं, शायद ही किसी और फील्ड से आपको सीखने को इतना मिलता है। सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर, हमारा और ऑनर है सर। आपने मुझे मौका दिया आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी राइट। तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, अ, उसके ऊपर खरा उतरूँ और मैं उसके ऊपर पूरा जस्टिस कर सकूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा जो भी डिस्कशन होगा, वो सभी के लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए, जो भी लोग देखेंगे उन सबके लिए एक प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल डिस्कशन हो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार और जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। सर, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसे हैं आप? एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और उसके पश्चात जो है एक सोल्जर होने के नाते आई मस्ट से दैट आई एम अ सोल्जर फॉर लाइफ। तो एक सोल्जर होने के नाते या भी मैं अपने आप को बहुत एक प्राउड की सेंटिमेंट में हमेशा अपनी बॉडी में इम्बॉडी करके चलता हूँ, मैं ऐसे कहना चाहूँगा। और जो कि इतना बड़ा जज्बा है, जो कि इतना बड़ा बल देता है कि हमारे जैसे लोग को कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, लाइफ में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम हर चीज को अपने एक जिसको होते हैं कि वी टेक एवरीथिंग इन आवर स्ट्राइड, एंड वी ऑलवेज कीप आवरसेल्फ हेल एंड हार्टी as per the conditions of life. सर, आपको 20 साल हो गए लगभग आर्मी से, मतलब रिटायर हुए हुए। तो एक, मतलब अभी तक जितना आपने भी बोला और जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं आर्मी के लोग, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप, मतलब आर्मी से सोल्जर को निकाल सकते हो,
बट सोल्जर के अंदर से वो आर्म्ड फोर्सेस का जज्बा कभी नहीं निकलता, हमेशा रहता है। तो आपका सर जो वो आर्मी की जो ट्रेनिंग है या फिर आर्मी की जो डिसिप्लिन है, जो आप लाइफ बेसिकली वहाँ पे जीते हैं, तो वो जो आपको सिखाती है, जो आपको मेंटली फिजिकली जैसे आपको वो मॉडल करती है, तो क्या वो लर्निंग्स आप अपने आर्म मतलब आर्मी के बाद के लाइफ में भी वो अप्लाई करते हैं? अभी जैसे आप कॉर्पोरेट तो में भी हैं। जैसा कि आपने कहा, आपने जिन शब्दों को एक एक लड़ी में पिरोया, तो बड़ी पुरानी कहावत है और कई बार इसको रिपीट किया जाता है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। इसमें कोई शक की बात नहीं। या अब एब्सोल्युटली। इसके पीछे जो एक हम कहें कि एक जो कहानी है, या इसके पीछे जो रूपरेखा है, वो रूपरेखा ऐसे बनती है कि ये जो सिपाही होना या भारतीय सेना में सर्विस करना, ये एक पेशे से ज़्यादा एक जज़्बा है। और एब्सोल्युटली। जब उस जज़्बे की भावना के साथ आप सेना में आते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके शरीर से वर्दी उतर सकती है, पर वो जज़्बा तो आपके खून के अंदर चला जाता है, वो आपकी साँसों में चला जाता है। और जब वो आपके खून में रच बस जाता है और आपकी साँसों में उसकी आप साँसें ही जो है देशभक्ति की भावना से या यू नो एक फ़ौजी तरीके से लेते हो, तो फिर ये हमेशा आपकी ज़िंदगी के साथ जो ये सेंटिमेंट्स हैं, जो ये भावनाएँ हैं, ये या हमेशा जुड़ी रहती हैं और इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप ऐसी कंडीशंस में रहते हो, आप ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हो, जो शायद किसी और प्रोफ़ेशन में, हर प्रोफ़ेशन के अपने चैलेंजेज़ होते हैं, पर फ़ौजी लाइफ़ के जो जीने का तौर-तरीका है, उसको एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही परे हटकर है। तो वो जो सिचुएशंस हैं और वो जो आपके अंदर वो सेंटिमेंट्स हैं, वो कुछ इस ढंग से आपके जो आपका डीएनए है उससे मिल जाते हैं कि वो फिर जज़्बा आप थ्रू आउट लाइफ़ आप कैरी फॉरवर्ड करते हो और आप उससे बहुत आप सीखते भी हो, आप मोटिवेट भी होते हो और आप उसमें बहुत प्राइड भी लेते हो। तो उसके पीछे ये कुछ कारण हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। सर मैं लोग बोलेंगे कि ये एक ही चीज़ रिपीट करता रहता है, बट एक चीज़ मैं जो भी मेरे आर्मी के या फिर डिफेंस के लेजेंड के साथ जो भी मेरी एपिसोड होती है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये 1 डेढ़ साल से जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और इतने सारे जो मैंने आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस वालों के साथ जो पॉडकास्ट किए हैं ना, तो वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि आप लोग सर बहुत स्वीट होते हो अंदर से, एक्सट्रीमली। मतलब इतना हम्बलनेस, इतना स्वीटनेस शायद ही किसी, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट आर्मी के लोगों में ना एक अलग सा ह्यूमिलिटी, एक अलग अलग सा हम्बलनेस होता है। और मैंने इतने लोगों से पूछा है, इतने आर्मी वालों से पूछा, बट मैं इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाता हूँ। आप लोग वॉर से आए हुए हो, आप लोगों ने जिंदगी भर जब तक आप आर्मी में रहे हो, सुबह उठना, ट्रेनिंग करना, इतना रिगरस लाइफ जीना, अ, ये पॉसिबल कैसे होता है सर? मैं बार-बार एकदम वो रिपीट मोड में चला जाता हूँ, बट मेरा ये सवाल हमेशा रहता है। मैंने हमारा जो सबसे पहला एपिसोड था, जब हमने आयरॉनिक शो शुरू किया लास्ट ईयर 2023 में, मेरा सबसे पहला एपिसोड जो था वो एक मार्कोस लेजेंड के साथ था, कैप्टन सुरेश बाबू। तो अब तो वो बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, फैमिली जैसे हो गए हैं। मतलब इतना उनसे हमारा गहरा मतलब रिलेशन हो गया है, पर्सनल। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि you know Ronik what कि I know that even if 10 people come on to me, I can handle them easily, right? And that's what makes हुँ, me humble. We don't want to get into unnecessary यस, scuffles when the situation demands, and when it is for a country, the I mean this राइट, completely changes. Then we are करेक्ट। hardcore commandos, and when we are in civilian setup, or when we are in a casual setup, you won't, मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे कि वी आर ए हुँ, कमांडो और हुँ, हम क्या कर सकते हैं। ट्रू। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे होता है सर? देखिए पॉसिबल कैसे हो ऐसा है पाता है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एप्रिशिएट द वर्ड्स मेंशन्ड बाय बाबू सर to you. Let me try and put it in perspective in slightly I'll say practical manner. The and I'll मैं अपने experiences के हिसाब से आपको ये चीज जी बताना प्लीज। चाहूंगा कि you know hardest thing in life are only possible when you actually practice gratitude. अगर आपको लाइफ में
बड़ी ऑब्स्टिकल्स क्लियर करनी है, आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करके और सक्सेसफुल होना है, तो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी ह्यूमिलिटी और आपके शरीर के अंदर, आपके तन मन के अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना, ह्यूमिलिटी की भावना। अगर वो ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी की भावना नहीं होगी, तो आपके पैर डगमगा जाएंगे, आपकी सोच डगमगा जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो हम अब जिंदगी में, क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं हमारी लाइफ में कि जिंदगी और मौत के बीच में जंग चल रही होती है और उसके बीच में हम कहीं फंसे होते हैं, और जब हम इस सिचुएशन या को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि कितनी शांति के साथ, कितनी पेशेंस के साथ, कितने फोकस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए और उस सिचुएशन के ऊपर विजय पाने की कोशिश की जाए। ये सब तभी पॉसिबल होता है कि आपके अंदर उस सिचुएशन को हैंडल करने की ये ह्यूमिलिटी है। अगर आपके अंदर अ, एक अननेसेसरी ईगो है या प्राइड है कि नहीं नहीं भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो एक गलत भावना है, उससे नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि सोल्जर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनको मार धाड़ और गोली बारूद और इस टाइप का ही जो माहौल है वो पसंद है। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो शांति का और मोहब्बत के साथ प्यार से रहने का जो सबसे बड़ा इच्छुक है वो सैनिक है, क्योंकि सैनिक इस चीज को या समझता है कि अगर वायलेंस होगा और अगर वॉर होगा, अगर गोलियां चलेंगी, तो सबसे पहले जो नुकसान होगा, सबसे पहले हिट होगा वो सैनिक होगा और उसकी फैमिली होगी। तो शांति की सबसे ज्यादा, पीस की सबसे ज्यादा जरूरत सैनिक को है। पर अब उसी का दूसरा पहलू जो है कि पीस, शांति किस कीमत पर। तो ना चाहते हुए भी, या हम ये कहें कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा वासियों के देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक सैनिक जो है जंग करता है, जंग में रहता है, और वो सारी एक्टिविटीज करता है जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जिसके लिए जो उसका धर्म है। मैं कहता हूँ कि देश की रक्षा करना ही सैनिक का धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई सैनिक के लिए है नहीं। पर ये सब अच्छा। तभी पॉसिबल है अगर आप एक्चुअल लाइफ में ह्यूमिलिटी को, ग्रेटिट्यूड को, प्यार की भावना को, सद्भावना को, और आप पेशेंस के जो कड़ी होती है उसको आप अपने आप अपनी पर्सनालिटी में इन सारे जो एंगल्स है, फैक्टर्स, इनको अपनाते हो। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं आपको खुद बताता हूँ कि मेरे ऐसे कई ऑपरेशंस रहे हैं जहाँ पर काफ़ी जो है चैलेंजेस बहुत हाई थे, बहुत मुश्किल थी, और दुर्गम इलाके, जंगलों के बीच में। उस टाइम मेरे जो शरीर के अंदर जो फोकस करने की एबिलिटी थी, जो एक ग्रेटिट्यूड की भावना थी, ह्यूमिलिटी की भावना थी कि भाई जो भी होगा उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना है। अपना यू हैव टू पुट योर बेस्ट foot forward and then leave it to the God, leave it to the Almighty. The Almighty will take care of things. That's how you practice gratitude. तो उन सब चैलेंजेस को हमने इस ग्रेटिट्यूड और इस ह्यूमिलिटी की भावना से ना सिर्फ हमने उसको फेस किया, बट देयर आर ओकेजन्स व्हेन वी हैव टर्न्ड द टेबल्स, जहाँ सब कुछ हमारे विपरीत था, सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर थी, एनिमी हमारे ऊपर हावी था। हमने ऐसे ऐसे सिचुएशंस को भी हैंडल किया और उसको फिर विजय में कन्वर्ट किया। वो तभी पॉसिबल हुआ जब हम लोग अंदर से, हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी की, एक प्रेरणा की, एक कॉन्फिडेंस की, एक पेशेंस की भावना। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस इन लाइफ। आई होप आई एम एबल टू सो ब्यूटीफुल, आपने बहुत जो सर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सर आपने इस चीज़ को सजा के कोशिश की बताया हमें। मैंने कि थैंक यू सर इसको सो मच। पर्सपेक्टिव में डाल के आपको बताया जाए। राइट। सर थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं आपसे। इंडियन आर्मी का जज्बा आपके लिए शुरू कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि इंडियन आर्मी ही मेरा वे ऑफ लाइफ बनेगा और मैं आर्मी ज्वाइन? मैं हिमाचल की पहाड़ों से आता हूँ। तो अगर आप हमारे देश का इतिहास देखेंगे, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी इन्वेजन इंडिया में हुए हैं, हुँ, हमारे देश में, भारत में हुए थे, तो सारे पहाड़ों से हुए हैं। जो हिस्टोरिकली जो पहाड़ी लोग थे, उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा है।
एंड वो जो है दे बिकेम मार्शल रेसेस। तो आप देखेंगे कि हुँ, आजादी से पहले या इवन बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया सम 200 इयर्स बैक, 250 इयर्स बैक, उससे पहले भी जितने इंगेजन हुए वो इंडिया में, वो इस रूट इन सारे पहाड़ी जो पासेज हैं, जो दर्रे हैं, उनमें से हुए। तो पहाड़ी लोग अपने आप को डिफेंड करते रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको जंग करनी पड़ी, उनको युद्ध में रहना पड़ा, उनको शस्त्र उठाने पड़े। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। उसके बाद हम जब आजाद हुए तो हम बचपन में अपनी जो हमारी बेसिक पढ़ाई थी उसमें हम पढ़ा करते थे आजादी के ऊपर, जो है जो स्ट्रगल हुआ, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, भगत सिंह का नाम, चंद्रशेखर, पूरे इतनी बड़ी प्रेरणा, मंगल पांडे, हजारों वैसे नाम हैं। तो जब मैंने होश संभाला तो मुझे लगा कि अगर आज की तारीख में अपने देश के लिए कुछ करना है, तो जो उस टाइम 47 से पहले जो फ्रीडम फाइटर्स ने और जो जैसे जो भूतिया थी, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जो मैंने नाम लिए, अगर वो कार्य आज की देश में को कर सकता है तो वो सेना में रहकर आप वर्दी पहनकर कर सकते हो, क्योंकि आप सेना में हुँ। जाके ही देश को डिफेंड कर रहे हो या देश के लिए लड़ रहे हो। तो जाहिर सी बात थी, मेरे को एक जो है उस सोच के तहत एक रास्ता मिला, और वो रास्ता मेरे को सेना की तरफ मिला। और जब हम 80s 90s में जब हम स्कूल में जाया करते थे, तब उन दिनों में वैसे भी क्या था कि एक जो आज जज्बा है, मेरे ख्याल से उन दिनों में सेना में जाने का और वर्दी पहनने का जज्बा आज से कहीं गुना ज्यादा होता था। बहुत बड़ा पैशन होता है वर्दी पहनने। तो पहला तो प्रेरणा मेरी ये बनी। दूसरी प्रेरणा मेरी मेरे ही गांव के कुछ लोग थे, और मेरे गांव के आसपास के कुछ लोग थे जिन्होंने इनफैक्ट मेरे गांव के बगल से जो मेरे नानी जी हैं, उनके गांव से एक विक्टोरिया क्रॉस रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के। उसके उसके हुँ। पश्चात जो है जितने भी वॉर हुए हैं वहाँ हमारे देश में 65 ले लो आप, 62 ले लीजिए, 47, 48, 71, जितने वॉर्स हुए थे उसमें हमारे यहाँ के आसपास के काफी ऐसे वेटरन्स थे जिन्होंने वो जंग लड़ी हुई थी। तो हम कई बार सारी सारी रात बैठ के उनकी जंगों के किस्से सुना करते थे, कैसे उन्होंने दुश्मन का सामना किया, कैसे उन्होंने जो है फ्रंट पर जाकर और अपनी जान की बाजी लगाई देश की रक्षा करने के लिए। तो ये सब चीजें हमें बहुत प्रेरित करती थी। और साथ में फिर कुछ लोग जो उस टाइम आर्मी में सर्विस थे, वो लोग जब लीव पर आते थे, छुट्टी पर आते थे, तो हम उनके साथ भी बैठकर और ये सारे जो है उनके वार्तालाप सुना करते थे, उनके किस्से सुना करते थे, बातें थे उसके बारे में। तो जो एक मेरे को, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैक मिला था पहले, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे प्रेरित होकर, तो वो रास्ता और फिर गहरा होता गया। और मेरे को ये एहसास हुआ कि अगर लाइफ में कुछ ढंग की चीज करनी है या तो देश के लिए कुछ करना है, तो सेना से बेहतर शायद कोई और सेटअप किया ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। और आई एम वेरी प्राउड अबाउट दिस फैक्ट दैट आई टुक दैट डिसीजन एंड आई बिकेम अ सोल्जर। सर, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम मतलब थोड़ा-सा स्पेसिफिक अगर बात करें कारगिल वॉर के वेटरन्स को ट्रिब्यूट एज़ अ ट्रिब्यूट हम ये एपिसोड मानते हैं, राइट? और 26 जुलाई को ये एपिसोड आ रहा है, तो थोड़ा-सा कारगिल पे जी। बात करते हैं। आप उस वॉर का एक एक्टिव हिस्सा थे, राइट? आपने एक्टिवली हिस्सा लिया उस वॉर में। तो मैं सर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट सेट कीजिए कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए? उस टाइम आप कहाँ पे थे? कैसे आपको पता चला देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कि ऐसा कारगिल में मैं वॉर ये छिड़ा मानता है? हूँ कि चाहे पहली बात, लाइफ में कोई भी इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट हो, हमें उससे लर्निंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और वॉर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अ, दायरा बन या जाता है, एक वजह बन जाती है कि पहली बात है जंग हुई क्यों, उसके कारण क्या थे। दूसरी बात है कि उसमें जो जंग में हमने क्या पाया, क्या खोया। और तीसरी बात है कि हम उससे क्या सीखें। ये 3 पहलू हैं जो मेरे नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जिनके ऊपर हमें मैं जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है इस बारे में मैं खुल के बात करता हूँ। तो क्योंकि जंग या वॉर अपने आप में एक ऐसा मैं कहूँगा कि इवेंट होता है जो अनफॉर्चुनेटली अपने साथ-साथ बहुत सारी अ, खट्टी यादें लेके जाता है। क्योंकि जंग में
हम कहते हैं हार जीत, पर असली में हार जीत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि अ, उस जंग में हमने एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, हमने उससे क्या सीखा और हमने उसमें क्या खोया। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारगिल एक ऐसी वॉर थी 99 में, अनफॉर्चुनेटली वो एक कहावत है कि आप जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हो पर अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो आप अपने राइट। पड़ोस को नहीं बदल सकते हो। अगर पाकिस्तान आपके पड़ोस में है तो वो है। अगर पाकिस्तान का एटीट्यूड या चाइना का एटीट्यूड आपकी तरफ नेगेटिव है तो है। हम पिछले 70-75 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत सारे शांति प्रस्ताव, सबको पता है 99 से पहले वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हम्म। लाहौर गए और दोस्ती का पैगाम लेकर गए। बड़ी उन्होंने कोशिश की अपने आप पर। उन्हीं दिनों जब वो वहां पर थे, उन्हीं दिनों ये कारगिल वाला जो इन्वेजन था, ये पाकिस्तान आर्मी उन्हीं दिनों प्लान कर रही थी। मतलब उसी टाइम जब हम प्यार मोहब्बत का संदेश लेकर पाकिस्तान गए थे, तो या। उसी टाइम हमारे बैक में, हमारे पीछे की तरफ हमारे ऊपर खंजर भोंकने की तैयारी चल रही थी। तो हमें सबसे पहले सीख ये मिलती है कि आपको कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। आप राइट। शांति की बात करें, आप प्यार मोहब्बत की बात करें, पर जो आपको जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है और जो आपकी वॉर मशीनरी है, वो हमेशा इस लेवल पे तैयार होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते। पहली बात। दूसरी बात जो कारगिल वॉर ने हमें सिखाई है कि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे शुरू में आप मानिए कि मई के बाद जून में, खासकर जून 99 में जो हमारे ऑपरेशन हुए, उन ऑपरेशंस को जितने अच्छे तरीके से हम प्लान कर सकते थे और जितना सिस्टमेटिकली हम प्लान कर सकते थे, उतना सिस्टमेटिकली प्लान नहीं किया गया। उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे हमारे पास जो इंटेलिजेंस, जो हमारा नेटवर्क था या जो हमारे पास खबर खबर थी, जो हमारे पास न्यूज़ थी, वो उतनी सक्षम नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी और हम कार्रवाई करते गए। तो उसको हम अच्छा कर सकते थे और उसके बाद भी जो हमारे बाकी ऑपरेशंस हुए, उनमें काफ़ी हम टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली और अच्छे डिसीजन ले सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिसीजन खराब लिए गए। शुरू में हड़बड़ी हुई एक, और होता है जंग, यू नो, इट इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। तो जंग अपने साथ बहुत सारा राइट। फॉग लेके आती है। पता नहीं लगता है और जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुश्मन आपसे हर चीज छुपाना चाहेगा। आप उतना ही जान पाओगे जितना जानने में आप सक्षम हो। तो आपको काफी जानकारी नहीं मिलती थी हम्म। और काफी जानकारी आपको काफी देर बाद मिलती है। तो एक जंग का एक पहलू है। पर मेरा ये मानना है कि शुरू शुरू में, शुरुआत में जो हमने शुरू के 15-20 दिन में जो हमने नुकसान उठाया है, जो जान माल का जो नुकसान हुआ, वो थोड़ा कम हो सकता है। और उसके पश्चात भी जो हमने ऑपरेशंस किए, उनकी जो टेन्योर था, या आप ये कहें कि उन ऑपरेशंस का जो समय लगा, उसको भी थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते थे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि हमें जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव्स को वापस लेना है या अचीव करना है। हम इसको थोड़ा सा और पेशेंस के साथ करते तो शायद रिजल्ट उतने ही अच्छे आते और हमारा नुकसान कम होता। हम्म। ये थोड़ा सा मेरा, जितना भी मैंने जंग में देखा, क्योंकि मैंने खुद इस वॉर में हिस्सा लिया एक्टिवली, तो ये मेरा जो है इसका एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं इसको मानता हूँ कि इस चीज़ को हमें गौर करना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली हम अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इक्विपमेंट वाइज ऑफ कोर्स हम पहले से बहुत बेहतर हैं और दिन बाय हम्म। एवरी पासिंग डे वी आर गेटिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ getting better equipment. But in terms of strategy and tactics, probably there is a scope of improvement which we must look into, and this is something which is a constant process. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है या एक महीने की कहानी है, एक साल की कहानी है। कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। हमें इसके ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए। सर, आपको जब ये कारगिल वॉर के बारे में पता चला तो उस टाइम आप कहाँ पे पोस्टेड थे? और जब आपको ये न्यूज़ मिली कि अब आपको कारगिल के लिए मूव करना है,
तो पहला थॉट क्या था कि वहाँ पे वॉर छिड़ गई है, तो पहला थॉट क्या तो आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको 99 का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब जंग स्टार्ट हुई तो एक्चुअली मैं शुरू के 8-10 दिन तो ये एज आई सेड कि फॉग ऑफ वॉर, सो देयर वाज अ फॉग, थिंग्स वर नॉट हम्म। वेरी क्लियर, information was trickling down in bits and pieces. सो इतनी जानकारी नहीं मिली थी, पर हम अगर हम कश्मीर को दो हिस्सों में बांटें तो एक जम्मू रीजन है और एक कश्मीर रीजन, और इट इज राइट। बाइफरकेटेड बाय द पीर पंजाल्स। पीर पंजाल्स की रेंजेस हैं, हिमालय की पीर पंजाल की रेंजेस हैं। पीर पंजाल्स के इस तरफ, यानी हमारी तरफ जो है वो जम्मू रीजन आता है, और परली तरफ कश्मीर का रीजन आता है। तो जब 99 में ये सब शुरुआत हुई तो उस टाइम में पीर पंजाल के जम्मू वाले इलाके में था, पुंछ करके एक एलओसी के ऊपर इलाका है, बड़ा मशहूर एरिया है, हम्म। वहाँ पर हम लोग थे। और वहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड हो गए, क्योंकि ये था कि अब अगर वहाँ पर शुरू हो गई है तो कहीं भी शुरू हो सकती है। तो हम जिस इलाके में थे उस इलाके के आसपास ही हमारी इनिशियल डिप्लॉयमेंट होगी। किंतु जब जंग स्टार्ट हुई तो क्योंकि उस टाइम मैं बोफोर्स इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा था, तो कुछ टाइम जंग इनिशियल फेज के दौरान ये महसूस किया गया स्ट्रेटेजिकली, हमारे जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स, उन्होंने महसूस किया कि इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए बोफोर्स जैसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, और उनको जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किया गया। तो एक दिन की बात है कि लगभग दोपहर को मेरे को ये खबर दी गई हाई कमांडर द्वारा कि आपको वॉर जोन में मूव करना है। तो वॉर जोन का मतलब मैं समझ गया कि कहाँ मूव करना है। तो उस टाइम मैं और मेरी टीम, हम हम्म। लोग जो है डिप्लॉयमेंट होके, और हमारे वहां पर जैसे फौज का लंगर होता है, तो लंगर में खाना बना हुआ था, लंच बना हुआ था, और लंच की तैयारी चल रही थी। तो और मेरे को ऑर्डर ये भी मिला कि आपको अगर मूव करना है तो आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, आपको शाम तक अपना पूरा इक्विपमेंट और एम्यूनिशन लेके आपको लोड करके मूव करना पड़ेगा। अब इट वाज नॉट वेरी सिंपल, इट वाज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, क्योंकि जो लोग मिलिट्री और इक्विपमेंट को समझते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट को, उनको पता है कि जो बफर्स हम्म। गन है उसका एम्यूनिशन जो होता है, जो सेल्स होते हैं, वो काफी भारी होते हैं, और उनको जमीन के नीचे दबाया जाता है, तो उनको पूरा निकालना और पूरा लोड करना वो अपने आप में ही 2-4 दिन का काम होता है। तो वो जमीन के नीचे दबा हुआ रहता है? ऑब्वियस सी बात है कि उसको आपको सेफ रखना पड़ता है। So there are ammunition ओके। pits which are dug, and the ammunition is inside those pits. तो वो सब हम करके रखे हुए थे, और अचानक ऑर्डर आया तो फिर ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि अब हम कैसे करें। फिर भी मैंने जो है, एक तो सबसे पहले मेरे अंदर मैं बताऊं उससे पहले मेरे को ये मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि यार जंग शुरू हो गई और जंग में जाने का मौका नहीं मिला तो सोल्जर होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अंदर ही अंदर मतलब मैं सोच रहा था कि काश हमें भी मौका मिले जीने का। और वो जब टाइम आया तो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मतलब मेरे शरीर के अंदर और मेरे मन के अंदर क्या भावना आई। मैंने फटाफट अपनी टीम को इकट्ठा किया, जो लंच करने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि भाई हम तुम में से कारगिल कितने लोग जाना चाहते हैं। तो सबके हाथ खड़े हो गए। उनको भी शायद विश्वास ना हो रहा हो कि ये मतलब जो है, जो ये हमारे अधिकारी हैं, ये जो बात पूछ रहे हैं, ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं इनको। तो उनके सबके हाथ खड़े हो गए। तो उनके हाथ खड़े हो गए तो मैंने उनको बोला, देखिए अगर कारगिल जाना है तो हमारे पास लंच करने का टाइम है, तो हम लंच नहीं कर सकते हैं। हमको हमारे पास टाइम है शाम के 6 बजे तक का, 6 बजे तक पूरी लोडिंग करके हमको मूव करना है। अब 6 बजे तक लोडिंग कैसे हो, ऑल्दो हमारे पास सब कुछ था, इक्विपमेंट था, जो एमिनेशन पिट्स थी उनको डिग करने की मशीन थी, जेसीबी थी, सब कुछ था। पर वो जिस रफ्तार से वो काम होना चाहिए तो उस उतना हमारे पास काम झाम नहीं था। हाँ, वर्कफोर्स नहीं उतना था नहीं उस था टाइम पे। कि मतलब इतनी जल्दी कर सके, क्योंकि इट हाँ। वाज कंप्लीटली अनप्लान्ड, राइट। सडन ऑर्डर्स। और ये फौज में अक्सर ऐसा होता है कि भाई ये करना है तो करना है, अब कैसे करना है हम्म। आप रास्ता निकालो। तो मैंने फिर उसका सोल्यूशन निकाला। मैंने अपने जो टीम थी उस टीम में से कुछ मेंबर्स को अलग किया, और जो आसपास के गांव थे वहां पर 5-6 पार्टीज भेजी। और वो जो मेरी पार्टीज थी वो रिक्वेस्ट करके गांव वालों को, और वहां पर आप यकीन नहीं करेंगे कि 500-700 की तादाद में एक घंटे में 500-700 लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों को वाह। सबसे पहले हमने जो हमारा लंच बना हुआ था और जो हमारा राशन वगैरह था वो सब हमने उनको दिया, और उनको हमने खाना वाना खिलाया। और फिर उन लोगों ने जी जान लगाकर इतनी मेहनत की, हमारा इतना साथ दिया। ये सारे पुंछ के आसपास के जो 10-12 गांव थे उनके लोग थे।
कि हम शाम को जो हमको हुक्म मिला था कि आपको इतने बजे तक आपको लास्ट फ्लाइट तक मूव के लिए रेडी होना है, तो हमारा पूरा कॉन्वे उस टाइम तक, उससे भी बल्कि आधा घंटा पहले ही हम पूरा सब कुछ, पूरा कॉन्वे 30 गाड़ियां, इतना एम्यूनिशन, इतनी भारी भारी गन्स लेके हम रेडी हो चुके थे। और जो मेरे कमांडर थे उस टाइम, जब वो आए वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए और मुझे सी ऑफ करने के लिए, तो वो भी देख के हैरान हो गए। वो मेरे से पूछे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ये बता तुमने इतनी जल्दी कर कैसे लिया? मैं तो बस, अब फौज में आपको पता है जब करना है तो करना है, हो गया वो काम तो सारा। तो इस टाइप से हमारा जो है वो कारगिल के लिए वहां से मूव हुआ पुंछ से जो, और हम लगातार पुंछ से 3 दिन और 3 रातों का हम सफर करके, और उसके बाद भी जो है हम पुंछ से ये जो जम्मू वाला रूट है, जम्मू से नगरोटा, उधमपुर, उसके बाद जो आज बनिहाल टनल जिसको हम बोलते हैं, बनिहाल वाला इलाका, काजीगुंड, श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग, ये सारा जोजिला पास हमने आधी रात को क्रॉस किया। और सुबह 2 बजे हम जो है, जहाँ जो वॉर एरिया था, वॉर जोन था, उसमें इंडक्ट हुए। हम्म। और इंडक्ट होते ही फिर जो है दुश्मन ने हमारा स्वागत किया वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुश्मन मॉनिटर कर रहा था, तो हमारे ऊपर काफी गोलाबारी हुई। और उसके पश्चात हमें जो अपनी डिप्लॉयमेंट थी फौजी तरीके से, डिप्लॉयमेंट करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर हम जितना टाइम वहां रहे, लगभग 3 1 महीने, और जो जंग का टाइम था 2 महीने का, उसके बाद हमने दुश्मन को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिस काम के लिए वहां पर आए थे, तो हमें वो काम हम्म। करने का मौका मिला। और एक सोल्जर के लिए मैं ये कहूंगा, एक सिपाही के लिए, अगर अपनी जिंदगी में आप ऐसी सिचुएशन में आते हो कि आप दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर दिया है। जो आपके सर के ऊपर या आपके मैं कहूँगा कंधे के ऊपर देश का जो एक आप वजन लेके चल रहे हो, उस वजन को आपने, मैं पूरा तो नहीं कह सकते, पूरा हम कभी नहीं कर सकते, देश का इतना बड़ा हमारे ऊपर आभार रहता है, पर हमने उसको हल्का किया और हमने वहां पर दुश्मन को दिखाया कि भारत सेना की ताकत क्या है और भारत सेना का जज्बा। तो ये मेरा मूव था कारगिल में। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब 3 महीने का जी जो टाइम था उसमें क्या प्रिपरेशन गया? क्योंकि आपने जैसे बताया आपके पास एमिनिशन आपको तुरंत लोड करना पड़ा, तो आई एम गेसिंग कि आपको उतना प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिला होगा एग्जैक्टली। तो वॉर के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसके पहले से, तो आप वहाँ जो 3 महीने गए वहाँ पे आपने क्या क्या किया, क्या प्रिपरेशन हुई, तो उस दौरान क्या चला वहाँ पे वो 3 महीने? आप ये कहें, जब आप एक बार जंग वॉर जोन में आ जाते हो, तो प्रिपरेशन वाला जो हम्म। जो काम है, या प्रिपरेशन वाला जो एंगल है, वो पीछे छूट जाता है। क्योंकि आप एक्चुअली में राइट। जो आपका बाकी टाइम है उसमें आप प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप जंग की लड़ाई करने का, जंग जंग को एक रूप देने का या जंग करने का जो अभ्यास है वो चलता रहता है, कॉन्स्टेंट प्रोसेस है फौज के अंदर। और ये तो सारी फौज वर्ल्ड की फौज भी करते हम्म। हैं। जंग के दौरान सिर्फ ये होता है कि आपको जो एनिमी की जो पोजीशंस है, और एनिमी ने जो सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, आपने उन पोजीशंस को वापस लेना है, उस लैंड को आपने वापस, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अब जो कारगिल वाला सिनेरियो था, उसमें जो दुश्मन था वो लगभग हमारे इलाके में 30 1 किलोमीटर तक अंदर आ चुका था। तो हमारा राइट। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि जो भी हमारा इलाका दुश्मन के पास गया है, दुश्मन ने जिसके अंदर इंकर्जन किया है, वो इलाका हमें वापस लेना है। और इस इलाके को वापस लेने के लिए हमें अगर अपनी जान की बाजी लगानी है तो हमें लगानी है। और उसके लिए जो भी फौजी कार्रवाई है, गोलाबारी है, कॉम्बैट है, जो अपना आर्म्ड कॉम्बैट है, अनआर्म्ड कॉम्बैट है, चढ़ाई है, उसके बाद स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स है, वो सारा जो मिलिट्री के तौर तरीके हैं। और कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो आपकी सिखलाई के बाहर होती है, जिसके लिए आप ट्रेनिंग एक हद तक दी जा सकती है। पर क्या ट्रेनिंग हर सिचुएशन के लिए दी जा सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक ऑपरेशन, हर एक इलाका एक नई सिचुएशन लेके आता है, जिसको आप पहले से इमेजिन नहीं करते हो। पर ट्रेनिंग करती क्या है? ट्रेनिंग आपको जो ये अनवांटेड अनवारंटेड सिचुएशंस आती हैं, इनको भी फेस करने के लिए आपको तैयार करती है, कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिसके बारे में आपको बताया ना गया हो, तब भी आपने क्या करना है। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं और आपको उस टाइम उनको हैंडल करना है। आपको एज अ जूनियर ऑफिसर, जैसे मैं कैप्टन था उस टाइम, तो हमारा उसमें बहुत अहम रोल ये होता है कि जो हमारे जवान हैं,
जो हमारी फाइटिंग फोर्स है वो उस टाइम जूनियर ऑफिसर्स जूनियर Yeah. लीडरशिप की तरफ देखती है कि ये जूनियर लीडरशिप कितनी सक्षम है, कितनी काबिल है। तो आपको उस टाइम उनका मनोबल बना के रखना है, आपको लीड करना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकली लीड करना है, आपको सेंटीमेंट से भी लीड करना है। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपसे मैं शेयर करूंगा अपने देशवासियों के साथ कि जंग जो है वो मैदान में हारी या जीती नहीं जाती। जंग दिमाग में हारी या जीती जाती है। अगर आप दिमाग से हार गए You're तो right. आप जमीन पर नहीं जीत पाएंगे। और इसी प्रकार अगर आप दिमाग से आपने जंग जीत रखी है तो आप मैदान पर कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप दिमाग से हार नहीं मान रहे हैं तो आपको हराया नहीं जा सकता। तो वही चीज जो हमारी जो टीम होती है वो जूनियर लीडरशिप को इस चीज से मैं कहूंगा कि इस चीज के ऊपर वो जज करती है कि हमारे जो लीडर्स हैं कि ये मेंटली कितने सक्षम हैं, इनके दिमाग में कितना बल है, ये कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, इनकी टैक्टिक्स कितनी अच्छी है। तो ये सारे जो पहलू होते हैं जंग में काम आते हैं और इन्हीं के बलबूते पर आप जो है दुश्मन को जिस ढंग से हमने उनके पैर उखाड़ करके वहां से आप ये सब फॉलो करते हुए ही आप दुश्मन को हरा सकते हो। अगर आप अब उसको हम दूसरे एंगल से देखें कि दुश्मन हमारा इतनी हाइट्स के ऊपर बैठा हुआ था, पूरी Hmm. बंकर्स बना के बैठा हुआ था, पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था, पर हमने उनको कई कई तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमने एक अटैक में ही अचीव कर लिया। कई ऐसे थे जहां पर हमारा पहला अटैक फेल हुआ, दूसरा अटैक फेल हुआ, हमने तीसरा अटैक किया, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स किए, स्ट्रेटेजी चेंज की, टैक्टिक्स चेंज की, पर हमने उसको उखाड़ फेंका। हमने उसको वहां पर ये नहीं है कि मतलब जो है वो परमानेंट बैठ गया तो हम उसको वहां से हटा नहीं पाए। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो दुश्मन जो था वो दिमाग से जंग हार चुका था। उसको ये पता लग चुका था कि ये जब तक वापस इस इलाके को हमसे नहीं लेंगे या तब तक ये मानेंगे नहीं, हटने वाले नहीं है पीछे। तो उनको हमने पहले मेंटली हराया फिर फिजिकली हराया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी वॉर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल इनसाइड द माइंड, देन आफ्टर योर फिजिकल Right. एबिलिटीज कम्स इनटू प्ले। तो ये सब जो फैक्टर्स थे। सर, जी। एग्जैक्टली आप कौन से पीक पे या किस रीजन में थे जब कारगिल वॉर में आपकी जहाँ पे तो जो मेरी इनिशियल डिप्लॉयमेंट थी वो जब तोरोलिंग की लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद जो है तोरोलिंग के आसपास जो है काफी हाइट थी जिनके ऊपर ऑपरेशन किए गए, और फाइनली उस इलाके में जो हम्म, टॉप मोस्ट हाइट थी वो टाइगर हिल थी, जिसके बारे में सबको पता है। तो इन सब इलाकों के ऊपर हमने अपने जो, जैसे मैंने बताया, जो मैं बोफोर्स लेके गया था, इनसे हमने बहुत, जिसको हम्म, बोलते हैं ताबड़तोड़, हमने फायरिंग की। इनफैक्ट इतनी फायरिंग की जब हमने उसको देखा कि हमारी फायरिंग के बाद जो ऊपर का जो टॉप का जो फीचर्स के जो टॉप के शेप थे, वो शेप ही हमने जमीन के शेप हम्म। बदल दिए। हमने इतनी जबरदस्त वहां पर फायरिंग की कि जो दुश्मन था वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि भारतीय सेना इतनी तगड़ी फायरिंग भी कर सकती है। सर मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा स्टूपिड साउंड नो करूं नो, बट प्लीज फिर गो भी अहेड। फॉर द सेक ऑफ इट मैं पूछूंगा। जब आप वो फोर्स से फायर कर रहे हैं, राइट, और क्योंकि ऊपर पहाड़ चट्टाने चट्टाने हैं, राइट, तो ऑब्वियसली दुश्मन को तो आप खदेड़ ही रहे हैं, क्या साथ में ये भी डर रहता है कि ऊपर से चट्टाने गिर के भी आ सकती हैं लूज होके, और वो देखिए, चट्टाने गिर के आए या जो है प्राकृतिक रूप से कोई नुकसान हो, वो उतना बड़ा हम्म, जो है हम्म, वो क्या बोलते हैं, भय नहीं है। उन सब चीज़ों को हम सिपाही लोग, जो फौजी लोग हैं, उनको बहुत आसानी से वो हैंडल करते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लिए बड़ी समस्या ये होती है कि अ, हम फौजी भाषा में या फौजी ट्रेनिंग में या फौजी तरतीब बोलते हैं, उसमें जो पहाड़ी जंग होती है, जो माउंटेन वॉरफेयर होता है, उसमें जब दुश्मन ऊपर बैठा है तो आपका जानी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उसको फौज जो राइट, जितनी जंग हुई है तो उसकी एक वॉर टेबल, एक कैलकुलेशन बनी हुई है कि अगर दुश्मन का एक मर रहा है तो उसमें आपके 9 मरते हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल जो कैलकुलेशंस बने, क्योंकि आप क्या हम्म, है, हम्म, आप स्लोप के ऊपर, डिफिकल्ट स्लोप के ऊपर चढ़ाई करके और नंगी पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करके आप दुश्मन को जो है वहां से हराने की कोशिश कर रहे हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो ऊपर आराम से बैठा हुआ है, वो आपको देख नहीं पा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है वो होता है कि आप
क्या अप्रोच ले रहे हैं, आप कैसे अपने ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, आप अपनी टीम को किस ढंग से डिप्लॉय करके और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ताकि आपका नुकसान तो आपका होना ही है, इसमें तो कुछ शक है नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि जब चारों तरफ से गोलाबारी हो रही हो तो आप राइट। बिल्कुल जो है कवच पहन के बैठे हैं, जैसे हुँ, कि आपको कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पर आप इसको कितना मिनिमाइज कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड दीज आर द फैक्टर्स विच are more critical than any natural harm, कि अगर पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो हैंडल किया जा सकता है, उनको हैंडल करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। और ये होता भी है, मतलब हम इन चीजों को हैंडल करते हैं। ऊपर से अगर कुछ हो गया, लैंडस्लाइड हो गई है ना, या हुँ, हुँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि बड़े कोई रॉक जो है वो ऊपर से टूट के नीचे आ गया, तो ये सब चीजें छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज वो है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। सर क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बताई तो उससे मेरा अगला सवाल थोड़ा-सा रिलेटेड है। आपने क्योंकि हम सबको ही पता है कि जब दुश्मन एंटर किया था वो उन्होंने हाइट को काफ़ी कैप्चर कर लिया था टाइगर हिल्स वगैरह पे। और क्योंकि आपको डायरेक्ट निशाना लगाने पे भी क्योंकि आप लोग काफ़ी नीचे थे, इंडियन हमारी आर्मी काफ़ी नीचे थी और पाकिस्तानी आर्मी ऊपर वो उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा था, जहाँ पे वो लोग सीधा शॉट ले सकते थे करेक्ट। आपके ऊपर। उनको पूरी विजिबिलिटी थी क्या चल रहा है पूरे घाटी में। तो सर उसमें मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि उस वजह से वो जो एडवांटेज उनको था कि वो चुपचाप से घुस के आके उन्होंने कैप्चर किया था वो जगह, तो उस वजह से हमारी जो आर्मी की सप्लाईज़ हैं, एम्यूनिशन की सप्लाई, खाने की सप्लाई, बाकी और अदर फैसिलिटीज़ की सप्लाई या फिर फॉर दैट सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल सप्लाई, वो कितना इफ़ेक्ट हुआ और उसको कैटर करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? ऐसा है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है कि आप जब जंग में होते हो तो खाना पीना ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अम्यूनिशन। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं या जंग में होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे हमारे वो रुकसाट हैं, चाहे हमारा वो बॉडी के ऊपर हमारे जो हार्नेस लगा हुआ है, वही उसमें हम मैक्सिमम एम्यूनिशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एम्यूनिशन। और हम अगर आपके पास एम्यूनिशन ही नहीं है, तो आप ये मानो कि जैसे कि आप बिल्कुल खाली हाथ पकड़े गए किसी से। तो दैट इज दी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि आप जब हुँ, भी वॉर होती है तो वॉर के फेजेस होते हैं, एक फेजेस स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि फर्स्ट फेज में हमने क्या करना है, सेकंड फेज में क्या करना है। उसके बाद जो है, जो आर्मी का जो सिस्टम होता है, उसके अंदर फेज वाइज, जैसे कि जंग लड़ने की फेज होती है, वैसे ही फेज वाइज उस जंग को सपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए भी मैन पावर, इक्विपमेंट, सामान, साजो सामान, लॉजिस्टिक्स, वो सारा प्लान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि माना हमने टोलोनिंग फीचर था वहां पर, जो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे हुँ, थे। अब उसके ऊपर हमने अटैक करना है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि टोलोनिंग को के ऊपर कब्जा करने के लिए और दुश्मन को वहां से हटाने के लिए हम जंग जो करेंगे, हम जो लड़ाई करेंगे, जो अटैक करेंगे, वो कितने फेजेस में करेंगे। क्योंकि आप पूरी की पूरी जंग एक फेज में नहीं कर सकते हो, आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा, वो आपको राइट, ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी, आपको टेरेन देखना पड़ेगा, आपको टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी, आपको दुश्मन की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो आप वो फेज वाइज जाएगा। अब जब आप फर्स्ट फेज जंग का लड़ेंगे, जो कि माना आप बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप ये बोल रहे हो कि ठीक है, फर्स्ट फेज में मुझे जो सोलोन की टॉप हाइट है, मेरे को फर्स्ट फेज में उस टॉप हाइट का आधा डिस्टेंस कवर करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फेज में उस आधे डिस्टेंस की जंग लड़ोगे, और जब आधा डिस्टेंस आप कवर कर लोगे, तो उसके बाद उस जहां पर आप पहुंच गए हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वहां पर आप अपना एक फर्म बेस डेवलप करोगे, जिसमें कि आप ये देखोगे कि आप अब सुरक्षित ढंग से यहाँ से ऑपरेट कर सकते। तो आपका जो पीछे का लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो जब आप वहां पर अपना फर्म बेस बना चुके हो, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां तक पहुंचेगा, जो आपको जंग करने के लिए फर्दर एम्यूनिशन प्रोवाइड करेगा, कुछ ड्राई राशन देगा, कुछ पानी देगा, जो आवश्यक चीजें हैं। आपको वहां पर, आप ये सोचे कि आप वहां रोटी सब्जी खा सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर आपको वहां हुँ, पर हुँ, जिस चीज से आप जीवित रह सकते हैं, शक्कर पारे हो गए, इस टाइप के बाकी जो खाने की चीजें हैं जिनको इजीली कैरी किया जा सकता है, उस टाइप का आपको राशन मिलेगा, आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, जिससे आप जो है आगे की जंग
ऐसे ही फिर आप सेकंड फेज डिसाइड करोगे, फिर सेकंड फेज होगा, फिर आप फाइनल फेज डिसाइड करोगे। अब ये फेज 2 फेजेस भी हो सकते हैं, 3 फेजेस भी हो सकते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो मैंने फैक्टर्स आपको शुरू में गिनाए हैं। तो इस ढंग से फौज का जो सिस्टम है, आप को हमारे जो लोग जिनको जानकारी नहीं है, तो सारी फौजों के अंदर और हिंदुस्तान की फौज के अंदर भी एक जंग लड़ने, एक दो टाइप का जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं पूरे सेटअप को। एक सेटअप है जो एक्टिव जंग लड़ता है, हमारे जैसे लोग और जो लोग अटैक करते हैं, राइट। और एक सिस्टम वो है जो उन लोगों को जंग करने में सपोर्ट करता है, जैसे सप्लाई वाले लोग हैं, लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं, ऑर्डिनेंस वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर्स के लोग हैं। तो ये लोग सारे के सारे उस जंग को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, और ये फेज वाइज आपको सपोर्ट देते जाते हैं एक सिस्टम के तहत। इसमें कई बार चैलेंजेस आते ओके। हैं, कई बार ब्रेक हो जाता है, कई बार गैप आ जाते हैं, उसको फिर फौज अपने तरीके से कवर करती है। सर क्योंकि आप बोफोर्स कैरी कर रहे थे, आप उस रेजिमेंट का हिस्सा थे, तो जब आप ये लेके आपकी जो पूरी टुकड़ी जब जा रही थी टोलोलिंग के ऊपर टाइगर हिल तक जो आप लोग जा रहे थे, तो दुश्मन को आपके ऊपर भी जी, पूरी नज़र होगी क्योंकि उन्होंने आपका भी मूवमेंट पूरा करेक्ट। नोटिस किया होगा। क्या वो जाते वक्त भी आपके ऊपर लगातार उन्होंने अटैक किए थे, और उससे आप लोग कैसे बच रहे थे? जाहिर सी बात है कि जब आप जंग में हो या किसी भी आप ऑपरेशन में हो, तो आपको मैंने हम्म। ये बात शुरू में कही थी कि कभी भी दुश्मन को हमेशा अपने से 2 कदम आगे ही मानो। अगर वो नहीं भी है तब भी राइट। लड़ने का तरीका ये है कि दुश्मन को आप हल्का मत लो। हम्म। दुश्मन को आप हमेशा ये सोच के चलो कि दुश्मन आपसे 2 कदम आगे सोच के चल रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर हमला होगा, आपके ऊपर बम्बार्डमेंट होगी, आपके ऊपर अटैक होगा। अब आपको ये मान के हम्म। चलना है कि ये सब होगा ही होगा। जब आप ये मान के चल रहे हो कि होगा ही होगा, तो आपको ज़ाहिर सी बात है आपका दिमाग फिर एक्टिवली और तेज़ी से इस बात के ऊपर काम करेगा कि मेरे को इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब बोफोर्स जैसे इक्विपमेंट के गन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर गन ये बड़ी-बड़ी गन जाके ये डिप्लॉय होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर एरिया से दुश्मन के ऑब्जेक्टिव पर फायर किया, तो आपको फटाफट जो है इससे पहले कि दुश्मन आपके लोकेशन को डिटेक्ट करे, आपके ऊपर फायर करे, आपको उसको चेंज करना है। ताकि दुश्मन को आप जो है वो हम्म। चकमा दे सकें कि भई अब आप कहाँ चले गए उसको पता नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जब दुश्मन उम्मीद नहीं कर रहा है, तब आपको हमला करना है। दुश्मन उम्मीद तो ये कर रहा होगा कि आप रात के 2 बजे हमला करेंगे, आप रात के 2 बजे ना करके आप जो है सुबह के 5 बजे कर रहे हैं, या आप उससे पहले ही कर रहे हैं, जिसको फौज की भाषा में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज द मोस्ट राइट। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी वॉरफेयर। इफ यू आर एबल टू मेंटेन हम्म। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, हाफ ऑफ द वॉर इज won. If you are not able to maintain it and it is given up, then it becomes very very challenging. अपन सरप्राइज खो दिया तो आपने जब क्रिकेट की भाषा में जैसे बोलते हैं कैचेस विन मैचेस, तो यहाँ पर सरप्राइज, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विंस यू द वॉर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तीसरी चीज ये है कि आपकी टैक्टिक्स क्या है। आपको जब दुश्मन के ऊपर हमला करना है और आपको उस इलाके को दुश्मन से वापस लेना है, तो आपका जो अटैक है उसका डिजाइन क्या है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं अटैक एलिमेंट्स में, वो वेपन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसको अटैक को आप स्ट्रेट अटैक कर रहे हो, स्लोप से अटैक कर रहे हो, रियर अटैक कर रहे हो, कैसे आप अटैक कर रहे हो, उसकी प्लानिंग क्या है पूरी। ये सारे फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आप जब दुश्मन के ऊपर एक्चुअली में, या दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर रहा है या आप दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो आप में से कौन सा आदमी ज्यादा सक्षम है, और कौन सा जो पार्टी है या कौन सा देश है या कौन सी सेना है जो उसको ज्यादा इफेक्टिव ढंग से कर पा रही है। सर ड्यूरिंग ए वॉर मतलब क्या, सी ऑब्वियसली हमारा हमारे जो हॉस्टाइल पड़ोसी है उन्होंने कभी किसी भी तरह के समझौते को या फिर किसी भी तरह के ट्रीटीज को नहीं माना, हमेशा वो ब्रिज करके आगे आते रहे। बट ड्यूरिंग ए वॉर क्या ऐसा कुछ होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको इस टाइम पे रुक जाना है, इस टाइम पे ये नहीं करना है, ऐसा कुछ होता है, या फिर जब वॉर पे हैं उस टाइम पे मतलब जो ठीक है आपको जीतने के लिए जो करना है वही देखिए होता है? ऐसा है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सोशल कल्चर। हम्म। सोशल कल्चर क्या होता है कि अब मैं अपने देश का एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक सोशल कल्चर है। हमारा सोशल कल्चर ये है कि हम पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हमारा सोशल कल्चर ये है कि हम अ, तरीके से और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक हम इश्यूज को निपटाएं।
हम हम्म। हमारा सोशल कल्चर ये है कि हम जो है सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट लेके नहीं चलते, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने अलावा बाकी सोसाइटीज का भी हम भला कर सकते हैं। आज की तारीख में जैसे हम बोल रहे हैं वसुदेव, वन वर्ल्ड वन फैमिली है, जैसे ये हमारा कल्चर है। यही कल्चर जो है वो सेना के अंदर भी होता है, उस सोसाइटी की सेना के अंदर भी यही कल्चर होता है। हर सेना उस सोसाइटी का हिस्सा है जिस सोसाइटी में वो रहती है। तो कई सेनाएं उस कल्चर को फॉलो करती हैं, कई सेनाएं नहीं करती हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कारगिल में जो हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने जैसे 26 जुलाई को डिक्लेयर किया कि अ, हमने जंग जो है वो विजय दिवस घोषित कर दिया। जीत लिए। हमारे जैसे सैनिक उस टाइम, हमारे मन में ये था कि अब हम, क्योंकि इतना कुछ हम कर चुके हैं, तो अब हमें पाकिस्तान में घुसने का मौका दिया जाए और हम और आगे बढ़े। पर हम, हमारे को जो हुक्म था, जो हमारे उस टाइम लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनसे हुक्म था कि आपको एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। अगर सैन्य रूप से देखते तो हम सक्षम थे और हमारे अंदर जोश भी था। मेरे जैसे सैनिक उस टाइम यंग 23-24 साल के, हमारे अंदर तो उस टाइम ऐसा जोश था हम्म। कि अब तो बस सीधा यहाँ से लाहौर ही पहुंच जाए, पाकिस्तान में घुस जाए, सीधे इस्लामाबाद ही पहुंचे। पर क्योंकि हमारा सोशल कल्चर ये कहता है कि आपको जो भी जो वॉर के नियम है और उसके अलावा जो भी हमारे देश का जो अ, ऊपर से जो आदेश है उनको फॉलो करना है, तो हमने उसको बिल्कुल भी उसका उल्लंघन नहीं किया। हमारे सेना ने कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया, चाहते हुए भी उल्लंघन नहीं राइट। किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे, मैं खुद इस चीज का साक्षी हूं, मैंने खुद ये चीज वहां पर की है कि काफी पाकिस्तान के ऐसे सैनिक थे जो जंग में मारे गए हमारे साथ, और उनके बाकी लोग उनको, उनकी बॉडीज को छोड़ के भाग गए। हमने उनकी डेड बॉडीज को वहां पर पूरे, जो उनको दफनाने का तौर तरीका होता है, अ, जो मौलवी साहब होते हैं, मौलवी साहब को बुलाया गया और उनकी बॉडीज को हमने, एक जो सैनिक को एक जो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, डेड बॉडी को जो आदर देनी चाहिए, उस आदर के साथ हम लोगों ने अपने हम्म। हाथों से उनको वहां दफनाया। तो ये सब क्या है, ये एक सोशल कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और हम उसको फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सेनाएं इसको ऐसे फॉलो करें। आप देखें कि पाकिस्तान सेना ने हम्म। हमारे सैनिकों के साथ क्या किया, सबको पता है, सौरभ कालिया और उनकी टीम के साथ क्या हुआ। उसके अलावा भी ऐसे बहुत किस्से होते रहते हैं जहाँ पर वो अपने ढंग से जो है करते हैं, शरीर के टुकड़े करते हैं। तो ये अपना अपना कल्चर है, हमारा कल्चर हम फॉलो करते हैं और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा फेथ है कि हमारा कल्चर सही है और वो हमें सही राह दिखाता है। सर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डेप्थ में ले जाते हैं। अगर वॉर हो रही है, ऑब्वियसली हमारे भी कई सारे जवान जी शहीद हुए होंगे। आपके भी आसपास कई सारी आपने मौतें देखी होंगी, आपने अपने कलीग्स की, आपने अपने टीम की, सीनियर मेंबर्स की। तो उस टाइम एक मेंटली एक सोल्जर के लिए कितना टफ हो जाता है कि आप देख रहे हैं आपके सामने आपका कलीग गिर गया गोली लग के, या फिर उसके बॉडी में कहीं गोली लग गई, तो पहला थॉट क्या आता है कि मैं अपना अटैक कंटिन्यू रखूं, या पहले अपने कलीग को, अपने सीनियर को, अपने टीम मेंबर को थोड़ा हार्म के वजह से दूर करूं, या फिर अगर वो शहीद हो गए तो उनको इज्जत के साथ थोड़ा साइड रखूं, और जब तक टीम आती है लेने के लिए तब तक मैं उनको कवर करके रखूं। व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड? नहीं नहीं, वंस यू आर इन दी वॉर, then the prime thing and the only thing in the war is to achieve your objective। आपको अपना जो टारगेट है उसको हासिल करना है। जाहिर सी बात है, जंग के बीच में नुकसान होगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, हो सकता है मैं ना होता, कई लोग नहीं है जैसा आपने नाम दिया, हम्म। मेरे साथ ही नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे एकेडमी में मेरे रूममेट थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, जो मेरे भाई की तरह है, मतलब भाई मान लीजिए आप। तो ये सब जंग का एक हिस्सा है। जब हम ऐसे सिचुएशंस में आते हैं तो अ, हमारा जो मैं कहूँगा कि जो निश्चय है वो और दृढ़ होता है, और हमारा फोकस और ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। जो हमारे साथ के सैनिक हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनको जाहिर सी बात है कि हम एक फौज की ड्रिल है, एक प्रोसेस बना हुआ है, जिसके हिसाब से हम उनको, उनकी बॉडीज को, या इंजर्ड हैं तो अ, हम्म। जो वॉर वुंडेड है उनको हम
उस एक्टिव ऑपरेशन से जहां पर उस टाइम जंग लड़ी जा रही है वहां से उनको हम पीछे ले जाते हैं। उसका एक तौर तरीका है जिसके हिसाब से हम वो करते हैं। पर अगर हम कहें कि क्या उससे हमारा दिमाग डगमगाता है, क्या हमें वो सेटबैक देता है, क्या हमारा निश्चय में, हमारी दृढ़ता में वो कमी आती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करके चलते हैं कि जब हम जहाँ हम्म। गोलाबारी चल रही है तो वहां पर ये सब होना स्वाभाविक है, ये होगा ही। सिर्फ ये होता है कि जाहिर सी बात है कि अपने को खोने का गम सबको होता है, हमें भी होता है, सैनिक भी इंसान ही होते हैं। पर जो वो हम्म। सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन आपको प्रोबेबली परमिट ही नहीं करती, अलाउ नहीं करती कि आप अ, अपने दिमाग के अंदर या अपने दिल के अंदर एक दुख की भावना है, एक सैडनेस वाला सेंटिमेंट ला सकें। उस टाइम आपका आपके लिए सिर्फ जो है, जो आपकी जिंदगी और मौत की जो उस टाइम जो जंग होती है, आप उसको लड़ रहे होते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करते हैं और वो कार्रवाई वैसे ही चलती रहती सर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के पूछने के बाद मैं नॉर्मली बाकी जितने भी एपिसोड्स हुए हैं मैं कहता हूँ कि वी आर सो सॉरी कि हम आपसे दोबारा वो बार बार ये चीज़ पूछ के उस इंसिडेंट को दोबारा आपको याद दिलाते हैं जहाँ पे आपने अपने भाइयों को, आपने अपने साथियों को खोया है। सो अगेन फ्रॉम ऑल द फर्टर्निटी जो मीडिया में या फिर जो हम लोग जैसे पॉडकास्टर्स हैं, वी आर सॉरी कि हम हमें बार बार ये आपसे पूछना पड़ता है। सर मूविंग ऑन, ये जो जंग होती है, आपने शुरू में कहा कि जंग, एक सोल्जर से ज़्यादा कोई नहीं है कि जो जंग नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि पीस मेंटेन रहे, बट जब जंग होती है तो एक सोल्जर के लिए वो ड्यूटी बन जाती है, नेशनल ड्यूटी है। उससे फिर इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ नहीं रहता है। है। जी। तो ओवरऑल जंग के ऊपर आपका मतलब आपको क्या लगता है, क्या एट सर्टेन लेवल ये अवॉइड किया जा सकता है या फिर ये मतलब, मैं अगर सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान की ही बात करें, क्या ये उनके फितरत में ही हो गई कि वो अननेसेसरी जंग छिड़ते ही रहेंगे और हमें ऑब्वियसली अगर जंग छिड़ रहा है तो हमें जवाब तो देना ही है। देखिए, आई कंसिडर दिस टू अ वेरी वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे देखेंगे कि और मैं ये बात पहले भी कई बार लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ कि लड़ना, लड़ाई करना या डोमिनेट करना, ये जो हम लिविंग बींग्स हैं, हमारी फितरत में है। थोड़ा सा इसको मैं एक वेरी आई एम ट्राइंग टू गिव इट अ वेरी नेचुरल पर्सपेक्टिव। आप ये देखेंगे हम्म। कि जंगल के अंदर जितने जानवर हैं, वहां पर भी उनके बीच में जंगल है। हर कोई डोमिनेट करना चाहता है। जंगल का राजा किसी को कहते हैं। राइट। तो जंगल का राजा क्यों कहलाता है? क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है। तो जितने भी लिविंग लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के अलावा, सबके बीच में लड़ने की फितरत होती है। ये फितरत क्यों होती है, इसके पीछे भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट कारण है। क्योंकि इंसान या हम जो जितने भी जीवंतु हैं, हम लोग सामान्य लाइफ से बढ़कर, आगे बढ़कर हम कुछ ना कुछ असामान्य लाइफ की तरफ आकर्षित होते हैं। दिस आर नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट। या। दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज नाउ ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। तो फिर इंसान का लड़ने का जो तौर तरीका है, वो एक शुरू होता है। पहले हम बोले कि हम एक दूसरे से जेलस होते हैं। दैट इज द फर्स्ट वे टू फाइट अमंगस्ट अवरसेल्व्स। पहली पहली जो लड़ाई होती है एक दूसरे से जेलस। दूसरी होती है वो जो जेलसनेस होती है, वो कन्वर्ट होती है नुकसान करने पर, कि मेरे को, मैं इस इंसान से जलता हूं तो मेरे को उसका नुकसान करना है। फिर जब हम नुकसान करने पर आते हैं तो हम उसमें जो है क्या करते हैं कि नुकसान किस किस ढंग से किया जा सकता है, वो तौर तरीके का इजाद करते हैं। पहला नुकसान आप उसको फाइनेंशियली कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी इंसान को नुकसान जो है मेंटली कर सकते हैं हरास करके। तीसरा, फिजिकली कर सकते हैं। हम्म। तो जो जंग है, वो इस नुकसान करने का जो तरीका है, वो उसका एक, मैं ये कहूँ कि सबसे एडवांस्ड स्वरूप है, तरीका है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सच्चाई है कि जंग किसी का नुकसान करने का सबसे एडवांस तरीका है। पहली बात। दूसरी बात है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इस प्लेनेट के ऊपर, धरती के ऊपर है, तब से हम देखते आ रहे हैं कि जंगें होती ही रही हैं। आप या। जो है पुराना इतिहास उठा लें, आपको अलेक्जेंडर ले लें या उससे पहले ले लें, हम अपना ये इतिहास ले लें, महाभारत ले लें, रामायण ले लें, सब में जंगें। हाँ। दूर क्या जाना, हमारा इतिहास जंगों से भरा हुआ है।
तो ये इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हम लोगों के बीच में जब डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब डोमिनेशन वाला एस्पेक्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये हम्म, होती ही रहेंगी, चाहे आप उसको उसका कारण अलग-अलग हो सकते हैं, पर ये होती रही हैं और होती ही रहेंगी। अब हमें ये देखना है कि हम इस जंग को किस रूप में अपने आप को इन जगहों के लिए या इन वॉर्स के लिए किस ढंग से अपने आप को मैं ये कहूँगा कि तैयारी नहीं पर हम उसको क्या स्वरूप देते हैं। जैसे वी आर नॉट अ अटैकिंग कंट्री, तो हमारा जो स्वरूप है वो ये है कि भाई हम्म, हम इतना तो तैयार रखेंगे कि हमारे ऊपर अगर जंग की जाए तो हम उसको अपने आप को डिफेंड करते हैं। हम इतना right, हमारा पूरा सोशल मेकअप जो मैंने पहले बात की ऐसा नहीं है कि हम हमको किसी की जमीन पे कब्जा करना है या हमें किसी देश को कम करना है या हमें किसी को जबरदस्ती हराना है, नीचा दिखाना है, ऐसा नहीं। तो ये हमें मानना पड़ेगा सबको कि जंग हमारे जो सोशल लाइफ है, जो बाउंड्रीज हैं, जो कंट्रीज की डिमार्केशन है, उनके बीच का एक अहम हिस्सा है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बिना जंग किए हुए शांति भी संभव नहीं है। अगर आपको शांति right, में रहना है तो वो भी जंग, उसका रास्ता भी जंग के थ्रू जाता है, क्योंकि जब आप एक बार जो है जो आपके ऊपर हमला हो रहा है और आपके ऊपर अटैक हो रहा है, जब तक आप उसको सबक नहीं सिखाओगे तब तक वो सामने वाला आदमी, सामने वाला हम्म, देश शांति की भाषा नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। और हम तो देख ही रहे हैं इस चीज को इतने सालों से कि अगर हम ये सोचते हैं कि absolutely, मतलब जो है हम प्यार से मोहब्बत से बात करें, अच्छे से बिहेव करें और अच्छे से जो है तरीके से हम सलीके से हम अपने पड़ोसियों के साथ रहें, तो उनको वो भाषा समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि ये तो कमजोर देश है, इनको मारते जाओ, अटैक करते जाओ, पूरे देश के अंदर जो है वो त्राही त्राही मचा के रखो, कभी यहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। तो जब तक वो उनको वो भाषा में नहीं सिखाया जाए तो या तो आप जो है चुपचाप बर्दाश्त करते रहो एक वीक सोसाइटी बन के, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा लंबा मैंने जवाब दे दिया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज से अगर हम कहें कि अ, बिल्कुल आंख बंद करके हम बैठ सकते हैं कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं करनी है, तो ये संभव है नहीं, ना पहले था ना आज है। सर आपको जाने देने से पहले थोड़ा हम पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं, तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो एक वॉर के टाइम पे या फिर उससे पहले भी जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसका कितना बड़ा रोल होता है, मतलब उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है देख, इस पे। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत अहम क्या कहते हैं कि बहुत ही अहम, मैं कहूँगा कि भागीदारी, रोल नहीं भागीदारी है पॉलिटिकल हम्म, लीडरशिप की। क्योंकि भारत में जो हमारा संविधान है वो देश के बारे में जितने भी निर्णय होते हैं वो निर्णय जो है वो भारत का संविधान उन निर्णय को लेने का जो अधिकार है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को ही देता है। हम्म, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है जो हमारे आज की तारीख में या पहले भी हमारे देश में जो हमारे पावर में पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं और जो नेता रहे हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिसीजन टेकर्स हैं, तो वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, कब डिसीजन ले रहे हैं, कैसा डिसीजन ले रहे हैं, हम्म, वो ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी जो सेना है वो सेना जंग में जब भाग ले रही है तो वो कितने अच्छे तरीके से तैयार होकर सक्षम तरीके से दुश्मन के साथ लड़ पा रही है। अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप वीक है, 62 का मैं एग्जांपल दूंगा, तो आपकी सेना के अंदर भी वही भावना पेनिट्रेट होके आएगी, प्रोलिफरेट होके वो भावना आएगी, उसका असर पड़ेगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और सेना को समझने के रूप में वो कितनी सक्षम है, कितनी पावरफुल है और कितनी अलाइंड है, ये फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं और बहुत ही अहम भागीदारी निभाते हैं कि आपकी सेना जंग में क्या कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो दुश्मन को किस ढंग से हैंडल कर रही है।
सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऑब्वियसली 99 के कारगिल वॉर के बाद 25 साल, ये 25th कारगिल दिवस हम मनाएंगे, हम जहाँ ट्रिब्यूट पे करेंगे अपने जवानों को। इन 25 सालों में ऑब्वियसली आर्मी में भी बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, बहुत सारी एडवांस्ड वेपनरी आ गई हैं। तो जब ये 99 का कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम, जो आप पर्टिकुलरली आपके रेजिमेंट के बारे में ही पूछ रहा हूँ, आपकी यूनिट के बारे में ही पूछ रहा हूँ, किस तरह की वेपनरी, आप बोफोर्स टीम का हिस्सा थे, तो आपके पास किस किस तरह की वेपनरी होती थी बोफोर्स गन के अलावा? देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि अब तो इस चीज को, ये चीज जग जाहिर है कि जो उस टाइम हमारे पास हम्म। उस समय भारतीय सेना के पास उस टाइम सबसे एडवांस जो इक्विपमेंट था, जो जंग हम्म। की सबसे एडवांस मशीनरी थी, वो बोफोर्स की थी। क्योंकि राइट। बोफोर्स जो उस टाइम हमारे पास फोर्जेस थे, जो गन थे, वो सक्षम थी दुश्मन को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने में। उन इलाकों में, उन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर, इतनी हाइट्स के ऊपर इफेक्टिवली फायर पावर डेमोन्स्ट्रेट करने में और इफेक्टिव बनाने में बोफोर्स का बहुत अहम रोल। और उसके अलावा हमारे पास जो है मोटर्स होती हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, बाकी ट्रेडिशनल फायरिंग वेपन्स होते हैं, स्मॉल आर्म्स होते हैं। इंसास थी उन दिनों में, जो हमारा सेल्फ मेड हम्म। एक गन थी, राइफल थी। तो ये थे। उसके बाद फिर जो है कुछ हमारे पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स थे आर्टिलरी के अंदर जिनका हमने इस्तेमाल किया। पर अगर हम कंपेयर करें कि वो टाइम और आज का समय, तो पिछले 25 सालों का, और रादर मैं कहूँगा, हम अगर देखें तो हमारा जो इक्विपमेंट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके फौज के अंदर और फोर्सेस के अंदर हम्म। जो पिछले 10-12-15 सालों में जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत ही अहम। उससे पहले हम एक ट्रेडिशनल आर्मी की तरह ही अपने आप को कंडक्ट करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अ, बिल्कुल भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, या हम इक्विप नहीं थे, ऐसा नहीं था। पर जो टेक्नोलॉजिकल जो एज होती है, जो कटिंग एज राइट। जिसको हम बोलते हैं आपकी भाषा में, उसका हम्म। जो असर हम देख रहे हैं, वो असर पिछले 12-14 सालों में ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स वाली टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो है हमारे फाइटर जेट्स, हमारे वॉरशिप्स, हम्म। ये सब और उसके अलावा बहुत सारे और इक्विपमेंट्स हैं, वॉर फाइटिंग मशीनरी एंड वॉर सपोर्टिंग मशीनरी ऑल्सो, जिसमें पहले से बहुत फर्क हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने अब जितने भी युद्ध चल रहे हैं, आप देख लें, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे पीछे पीछे भी कुछ कंफ्लिक्ट हुए, जो हम देख रहे हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल है। और राइट। ये एडवांसमेंट इज समथिंग विच इज अ मस्ट, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। पर मैं फिर एक बात ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी तभी तक सक्षम है जब तक उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाला सोल्जर सक्षम है। आखिरकार टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, उसको हैंडल तो एक सोल्जर ही करेगा। चाहे वो रिमोट टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली। है, चाहे रिमोट ड्रोन्स है, चाहे रिमोट बम्बार्डमेंट है, जितना कुछ भी है। तो हमें इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड उतना ही पावरफुल, उतना ही कैपेबल और उतनी ही कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, एक सिपाही के अंदर भी और इक्विपमेंट के अंदर, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मोड फोर्स मल्टीप्लाई करके एक वर्ड होता है, वो एक फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर सके हैं। और जो आज की जो एडवांस वॉरफेयर है, उसमें एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट कर सके। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ आप हमें बताया। बट आपको जाने देने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कारगिल दिवस पे आप इस देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए सोल्जर? बहुत आपका धन्यवाद। और मैं इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली आपको अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मेरा, जो हमारे जितने भी देशवासी हैं और जो भी इस संदेश को सुन पा रहे हैं, उनसे मेरी ये, मैं ये कहूँगा कि हाथ जोड़कर ये विनती है मेरी, कि आपसे, आपके सेना का सिपाही कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे एक बात पर्सनल लेवल पे शेयर करना चाहूँगा कि
आज मेरी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है। 23-24 साल का था जब मैं 99 में जन्म लगी थी, तो जाहिर सी बात है 25 साल आप ऐड कर लीजिए उसमें, तो हम्म 50 साल के लगभग मेरी उम्र हो चुकी है। मैं सेना में नहीं हूँ, पर जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जो जज्बा ऐसा है कि आज भी अगर हमारे देश के ऊपर जंग थोपी जाती है और जो है जंग डिक्लेयर होती है, तो आज भी मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आज भी तैयार हूँ। तो वो जज्बा वैसा ही है, वो भावना भी वैसी है। ऐसा नहीं है कि उम्र दराज हो गई है तो भावना कम हो गई है या जज्बा कम हो गया, ऐसा नहीं। और मतलब कई लोग कह चुके हैं, मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से अगर देश के लिए जान जाती है, ऐसा नहीं है कि जान जानी जरूरी है। जंग जान देकर नहीं जीती जाती है, जंग जान जान लेकर जीती जाती है। लेकर पर अगर देश के लिए जान देनी पड़ जाए तो उसमें कोई गम नहीं। और मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि एक जान शायद देश के लिए कम पड़ जाए। तो अगर मेरे को जिंदगी में, मैं अगली जिंदगी में भी दोबारा हूं, तो मैं शायद भारतीय सैनिक बनना चाहूंगा, बड़े शौक से बनना चाहूंगा। और देशवासियों से सिर्फ जैसा मैंने कहा कि इतनी ही एक मेरी अ, विनती है, एक आप उसको रिक्वेस्ट मान लें कि आपके सैनिक को आपसे सिर्फ इतनी एक उम्मीद रहती है कि जब भी आप एक सैनिक से मिलें, एक सैनिक से आपका वार्तालाप हो और आपका इंटरेक्शन हो, तो आप उस भावना को और उस फीलिंग को समझें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको वो भावना अपनानी ज़रूरी है, पर आप उसको समझें और उसके हिसाब से आप जैसा व्यवहार आप उनके साथ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्या क्या सही व्यवहार एक सैनिक के साथ किया जाए, आप वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही बिहेव करें। और उसके वो एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा आदर होगा, सबसे बड़े आपकी तरफ से एक रिस्पेक्ट की भावना होगी सैनिक के लिए। बहुत-बहुत आपका आभार और एक बार फिर से जय भारत, जय हिंद। सर, ये मैं हमेशा करता हूँ जो भी मेरे सोल्जर हमारे मेरे इस शो पे आते हैं। सर, हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के सामने सर झुकाता हूँ कि आपसे बड़ा हीरो हमारे लिए तो कोई हो नहीं सकता। एंड थैंक यू जो आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है, कि ताकि बाकी देशवासी चैन की सांस लेके रह सकें। जो आप लोगों ने सर्व किया है, जो कर रहे हैं, वी कैन नॉट थैंक यू एवर। हम कभी आपका शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकते हैं, बस आपके हेल्थ की, आपके परिवार की हेल्थ की कामना करते हैं, प्रे करते हैं। एंड थैंक यू सर सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस कारगिल स्पेशल एपिसोड। आपके साथ फिर से मिलने की तमन्ना रहेगी। माय थैंक यू सो प्लेजर, मच। थैंक यू एंड जय हिंद।